हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं आपका लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 12। चलिए, चैप्टर क्या रहने वाला है अपना? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 12। ठीक है ना? जैसे कि लास्ट टाइम बताया था ना भाई, 10th में मत चले जाना। 10th क्लास में भी था चैप्टर, अभी हम 12th में आ चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, उन बुरी यादों को। चलो भाई, अब हमें अच्छी यादें बनानी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 12। इतना हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका था कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस जो करता है वो कौन होता है? जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, वही मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई वो चार्जेस तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते ना। जो चार्जेस स्टैटिक हैं, जो रुके हुए हैं एक जगह पर, वो कभी भी क्या नहीं करेंगे? आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। केवल वही चार्जेस मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे जो कंडक्टर के अंदर मोशन में है, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है ना? लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से ओर्स्टेड ने 1820 में मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था। उसने बताया था कि कभी अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, क्योंकि चार्जेस का फ्लो ही करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो अगर चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो कंडक्टर क्या है? एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगता है। मान लीजिए अगर ये कंडक्टर है, हालांकि ये आपका कंडक्टर है नहीं क्योंकि ये प्लास्टिक का पेन है, लेकिन सपोज ये एक कंडक्टिंग वायर है, एक मेटल वायर है, इसके थ्रू चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट कॉन्स्टिट्यूट हो गया, तो ये किस तरह से बिहेव करने लगेगा? एक मैग्नेट की तरह से। इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक, लेकिन ओर्स्टेड ने ये समझाने के लिए, ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प ली। किन एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प ली? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। उसने क्या किया? एक सर्किट लिए, सर्किट के अंदर सर्किट लिया और सर्किट के पास में उसने क्या प्लेस कर दिया? सर्किट के पास में उसने प्लेस कर दिया एक पिवोटल निडल। क्या प्लेस कर दिया? एक पिवोटल निडल। ठीक है, पिवोटल निडल जो कि अपने एक्सेस पर रोटेट करने के लिए फ्री टू मूव थी, घूम सकती थी अगर कोई फोर्स लगती तो। अब हमें पता था ये पिवोटल निडल भी क्या थी? ये भी एक मैग्नेट थी। ठीक है, तो ये भी हमेशा जब रेस्ट में होती थी तो अलाइन करके रखती थी खुद को नॉर्थ साउथ। जो आपका अर्थ का नॉर्थ साउथ है ना, नॉर्थ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग पोल होता है ना मैग्नेट्स के अंदर, तो उसी तरह से ये भी एक मैग्नेट थी। तो ये भी रेस्ट पोजीशन में अपने आप को अलाइन करके रखती थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, हमने यहाँ पर वही मार्क किया है कि एक सर्किट है, सर्किट के अंदर ये हमने साउथ ले लिया। इस कंडक्टिंग वायर को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये जो नीचे वायर दिख रहा है ना, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। ये हमने साउथ ले लिया है, ये हमने नॉर्थ ले लिया है। तो पिवोटल निडल आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ में रेस्ट करती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो करता था, मतलब कि चार्जेस फ्लो करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव, हमें पता था सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं हम लोग? सर्किट के अंदर हम डायरेक्शन लेते हैं कन्वेंशनल, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट तो नहीं लेते ना, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम सर्किट के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है ना? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका चार्ज फ्लो होता था। अब जब पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता था तो ओर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पिवोटल निडल थी कंपास की, ये आपकी वेस्ट वर्ड क्या होती थी? रिफ्लेक्ट होती थी। हमने डायरेक्शंस भी दी थी, ये देखिए मैं आपको मार्क कर देता हूं दोबारा से। ये क्या था? आपका साउथ था, ये नॉर्थ था, ये आपका ईस्ट था, ये वेस्ट था। तो ये पिवोटल निडल किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है? वेस्टवर्ड। ये देखिए वेस्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, और अगर उसने बताया अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, करंट की डायरेक्शन को क्या कर देता हूं? चेंज कर देता हूं, मतलब कि आपके सेल के टर्मिनल्स को चेंज कर देता हूं, तो क्या होता था? तो भी डिफ्लेक्शन तो होता था।
डिफ्लेक्शन तो तब भी होता था, लेकिन डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाती थी। अब डायरेक्शन क्या हो जाती थी, अब नॉर्थ टू साउथ करंट जा रहा है, पहले साउथ टू नॉर्थ जा रहा था तो डिफ्लेक्शन वेस्ट डायरेक्शन की तरफ हो रहा था। अब नॉर्थ टू साउथ करंट जा रहा है तो डिफ्लेक्शन किधर होने लग जाता है आपका ईस्टवर्ड। ये देखिए किधर होने लग गया, ईस्टवर्ड। गेटिंग? तो यहीं से उसने हमें दो तीन बातें समझाई। क्या क्या बताया लास्ट क्लास में हमने उनको मेंशन भी किया था। क्या क्या बताया, एक तो ये बताया कि अगर करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। ये एक मैग्नेट है और ये डिफ्लेक्ट तभी होगी जब ये किसी दूसरी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी। अब यहां पर तो कोई मैग्नेट नहीं थी, इसके अलावा पिवोटल नीडल के अलावा कोई और मैग्नेट नहीं थी। इट मींस ये कंडक्टिंग वायर जब इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा था तो यही बिहेव करने लग गया एक मैग्नेट की तरह से, पहली बात। तो इससे क्या हो गया, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है। दूसरी बात उसने क्या समझाई एक्सपेरिमेंटली, कि अगर साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है तो आपका डिफ्लेक्शन जो कि इसका नॉर्थ पोल है, किसका नॉर्थ पोल है, ये पिवोटल नीडल का ये नॉर्थ पोल है जो ब्लैक से मार्क किया हुआ है, तो ये वेस्टवर्ड डिफ्लेक्ट होता है। और अगर नॉर्थ टू साउथ करंट फ्लो करता है कंडक्टिंग वायर के अंदर तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल ईस्टवर्ड डिफ्लेक्ट होता है। तो इस दूसरी बात क्या समझ में आई कि डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है। तीसरी बात हमने लास्ट क्लास में क्या देखी थी कि उसने ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि अगर करंट को रोक दिया जाए, करंट को बंद कर दिया जाए सर्किट के अंदर तो डिफ्लेक्शन क्या था, वो रुक जाता था। डिफ्लेक्शन क्या होता था, वो रुक जाता था। साथ ही साथ में एक दो चीजें और देखिए यहां पर हमें क्या ध्यान में आती है उसके एक्सपेरिमेंट से। पहले बात, तीन चीजें तो हमने यहां पर लास्ट क्लास में समझ ही ली थी। एक और क्या है कि डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता है, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस विद मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा और आपको इजी वर्ड्स में लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, किसके अंदर डिफ्लेक्शन, कंपास नीडल के अंदर। डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द करंट और वाइस वर्सा। मतलब कि अगर करंट आपका बढ़ा दिया जाता है, पहले मान लीजिए 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, फिर 10 एम्पियर कराया, फिर 20 एम्पियर कराया, तो अगर करंट बढ़ा दिया जाता है तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल के अंदर, कंपास नीडल के अंदर वो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। अगर करंट को कम कर दिया गया तो डिफ्लेक्शन भी क्या है, कम हो जाएगा। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिफ्लेक्शन किसके, आपके मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के साथ में। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक फोर्थ पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट्स तो हम लास्ट टाइम देख ही चुके थे। ठीक है। एक और पॉइंट हमें यहाँ पर समझ में आता है, वो क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। एक और 5th पॉइंट हमें यहाँ पर समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि इस कंडक्टिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड लिमिटलेस है, मतलब कहीं तक भी आप इसको फील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका एक सीमित दायरा होता है, मतलब कि एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाहर जाकर के आप उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको कि हम डिनोट किससे करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर साइन यहां पर लगा दिया है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है, हम आगे जाकर के देखेंगे। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस। मतलब जितना आपका कम इससे कंडक्टिंग वायर से दूरी बढ़ती चली जाएगी, जितना भी आप मैग्नेट से दूर चले जाएंगे उतना ही उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कमजोर, वीक होता चला जाएगा। और जितना आप उसके पास में आएंगे दैट विल बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में। ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, आपका जो कंडक्टिंग वायर है या फिर आपके पास में कोई नेचुरल मैग्नेट है उससे दूरी, उससे दूरी, उससे कितना दूर आप जा रहे हैं, समझे। जैसे कि आप देखते हैं आप पानी के अंदर क्या करते हैं, एक बार इसको मैं रब करता हूं। ठीक है। ये तो हमने समझ ही लिया होगा अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए हमने क्या देखा है कि मान लीजिए हम पानी के अंदर एक पत्थर फेंक देते हैं, पानी के अंदर क्या करते हैं, एक पत्थर फेंक देते हैं। ये हमारा
बॉडी है, एक वाटर बॉडी है, इसके अंदर हम लोगों ने पत्थर फेंक दिया, ठीक है, वी थ्रू अ स्टोन इनटू दिस वाटर बॉडी। यहां पर ये उसका सेंटर है, यहां पर फेंक दिया, तो यहां पर क्या होगा, वाटर रिपल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे इस तरह से, ये वाटर रिपल्स करना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास में एक पेपर बोट है, क्या है हमारे पास में एक पेपर बोट है, ठीक है, तो उस पेपर बोट के अंदर हम क्या देखते हैं, उस पेपर बोट के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पेपर बोट उन रिपल्स के बिल्कुल सेंटर के पास में रखी हुई है उसके अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और जो पेपर बोट आपके सेंटर से कहां पर रखी हुई है, दूर रखी हुई है, उसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा। मतलब क्यों कम डिफ्लेक्ट होगी भाई, ये तो बचपन में हम लोग बोट से खेलते नहीं थे क्या, पेपर बोट से, तो पेपर बोट्स के अंदर हम क्या देखते थे कि जो पेपर बोट आपकी, जो पेपर बोट जहां पे मान लीजिए एक पेपर बोट रखी हुई है पानी के अंदर, हमने एक स्टोन फेंक दिया, स्टोन फेंका तो वो बोट के जस्ट पास में गिरा, तो बोट के अंदर डिफ्लेक्शन क्या होता है, वो ज्यादा जोर से तेजी से हिलने लग जाती है। और अगर कोई पेपर बोट जहां पर हमने स्टोन फेंका है उस पॉइंट से काफी दूरी पर रखी हुई है, मान लीजिए ये यहां पर रखी हुई है, इस डिस्टेंस को हम कैपिटल आर बोल देते हैं, और जहां पे एक छोटी पेपर बोट रखी हुई है उस डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो पेपर बोट होगी जो कि स्मॉल आर दूरी पर रखी हुई है उसके अंदर डिफ्लेक्शन कम होगा, जो पेपर बोट आपकी कैपिटल आर की दूरी पर रखी हुई है उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा, और जो स्मॉल आर की दूरी पर रखी है उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड को भी समझ के चलिए कि अगर आपके पास में कोई एक बार मैग्नेट है, आपके पास में कोई एक बार मैग्नेट है, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हम देखेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। तो जितना आप इस मैग्नेट से, इस बार मैग्नेट से दूर चले जाएंगे उतना ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जितना आप इस मैग्नेट के पास में आएंगे उतना ही इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके पोल्स पर इवन इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि वहां पर क्राउडेड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस, मतलब जितना आपकी दूरी बढ़ती चली जाएगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या कमजोर हो जाएगा, जितना आप मैग्नेट के पास में आएंगे, उसकी विसिनिटी में आएंगे, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। चलो, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ये आपको समझ में आ गई। अब इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक जो कि हमने लास्ट क्लास में ही डिसाइड कर लिया था क्या रहने वाला है, बायट-सवार्ट लॉ, ठीक है। इसको भी रब कर देते हैं, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या रहने वाला है, बायट-सवार्ट लॉ। चलो, क्या है बायट-सवार्ट लॉ, ये कोई एक आदमी नहीं है, पहली बात तो ये है, आपके दो साइंटिस्ट हैं बायट-सवार्ट, इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, एक हमें फॉर्मूला दिया, डेरिवेशन दी, किसके लिए डेरिवेशन दी, किसके लिए फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला दिया क्योंकि ऑयस्टर ने कहा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो करता है तो वो क्या बन जाता है, क्या कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। तो इन्होंने हमसे क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो इन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के छोटे छोटे से एलिमेंट, छोटे छोटे से टुकड़े लेकर के, जैसे कि पेन है, इसका एक छोटा सा ये आपका एलिमेंट हो गया, एक छोटा ये एलिमेंट, एक छोटा ये एलिमेंट, सारे एलिमेंट जुड़ करके पूरा एक पेन बना देंगे। उसी तरह से इन्होंने क्या कहा कि एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये देखिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको नाम दे दिया एक्स वाई, क्या नाम दे दिया, एक्स वाई, ठीक है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है, जब करंट फ्लो करता है तो ये कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो बायट-सवार्ट ने क्या किया कि इस कंडक्टिंग वायर के छोटे छोटे से एलिमेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके लिए इन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया, और इन्होंने कहा कि
अगर हम उन छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड को एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में अगर देखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, वो इस पूरे के पूरे कंडक्टिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल ही होगा। मतलब कि छोटे छोटे से कंडक्टिंग एलिमेंट, देखिए यहां पर देखिए पहले ध्यान से, उन्होंने क्या किया, ये एक छोटा सा इसका क्या ले लिया, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया इस कंडक्टिंग वायर XY का, ठीक है, जिसकी लेंथ इन्होंने इसको क्या बोला, DL वेक्टर, ठीक है, DL वेक्टर से इन्होंने इसको डिनोट किया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है। मतलब कि इस कंडक्टिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है। तो इस कंडक्टिंग वायर में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स, उन सब एलिमेंट से जुड़ करके एक सिंगल वायर बना हुआ है हमारा। तो एक छोटे से एलिमेंट को क्या नाम दे दिया इन्होंने, DL वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि करंट की डायरेक्शन होगी। मतलब कि करंट आपका x to y जा रहा है तो DL वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, आपकी करंट की ही डायरेक्शन होगी, समझे, x to y ही होगी। अब इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा या इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा भाई। अगर इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा ही। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला बायट्स-ओवर्ट लॉ से हमें मिला। मान लीजिए इस कंडक्टिंग वायर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दे दिया P, एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दे दिया P, ठीक है। और इसका हमने क्या लिया, एक पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का R वेक्टर। ये करंट एलिमेंट DL वेक्टर इस P पॉइंट पर कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, पक्का प्रोड्यूस करेगा। अब इस DL वेक्टर और इस R वेक्टर, इनके बीच में क्या है, यहाँ पर एक थीटा है, एंगल है, उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, थीटा से। उस एंगल को किससे डिनोट किया, थीटा से, ठीक है। देखो बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बिल्कुल, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप भी आराम से बैठ करके धीरे धीरे चीजों को समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डेरिवेशंस। अगर डेरिवेशंस हमारी परफेक्ट है तो फॉर्मूलाज को समझना, उनको अप्लाई करना क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। इवन बड़ा इंटरेस्ट हमारा डेवलप हो जाता है फिर इन चीजों के अंदर। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आपने फॉर्मूला कहीं से पढ़ लिया है, किसी ने आपको बता दिया है, तो उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा आपको नहीं पता है, उसका लॉजिक, उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, आपको कुछ नहीं पता होगा, तब आप जस्ट क्या कर रहे होंगे, अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। उस सिचुएशन में हमें नहीं जाना है। तो टाइम इन्वेस्ट करिए डेरिवेशंस को समझने में, अगर कोई आपको समझा रहा है तो, ठीक है। तो चलिए, क्या था, ये करंट एलिमेंट था ये एक कंडक्टिंग वायर था XY, इसका एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया, DL वेक्टर से उसको डिनोट कर दिया। उस DL वेक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा होगा क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। अब छोटा सा करंट एलिमेंट है तो थोड़ा सा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने डिनोट किया DB वेक्टर से। ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस DL वेक्टर और R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस DL वेक्टर। उनके बीच में एक एंगल है, उसको हमने नाम दे दिया थीटा। यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। अब बायट्स-ओवर्ट ने क्या कहा कि भाई ये DL वेक्टर, ये करंट एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है P पॉइंट पर, उसको अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला होगा। तो उसी की डेरिवेशन अब हम शुरू करते हैं। पहले तो इन्होंने हमें क्या दी, कुछ रिलेशनशिप्स दी, बताए। किसकी रिलेशनशिप बताई, इस DB, इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, किस चीज की, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या रिलेशनशिप थी इसने कहा, पहली बात इसने क्या कहा कि ये जो DB होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा
मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट, जो करंट कंडक्टिंग वायर से फ्लो कर रहा है, वो करंट आई करंट। ठीक है, दूसरा इसने क्या कहा, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू डीएल। डीएल क्या था अपना, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट माने कि इस पूरे एक्स वाई कंडक्टिंग वायर का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा, उसको हमने डिनोट किया किससे, डीएल वेक्टर से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दिस करंट एलिमेंट। थर्ड पॉइंट इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो डीबी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपके साइन थीटा के, साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये एंगल है बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, इन दोनों के बीच का ये एंगल है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का, ये यहां पर देखो, ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, ये अपना डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर है। ठीक है, और ये क्या है अपना आर वेक्टर है, इनके बीच के एंगल की बात हो रही है। समझे, समझ गए होंगे आप, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच के एंगल की बात हो रही है। तो उस साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। फोर्थ पॉइंट इसने, फोर्थ रिलेशनशिप इसने क्या दी, इसने कहा कि ये जो डीबी होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली, अभी तक तीनों रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लास्ट वाली क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, किसके साथ है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। किसका स्क्वायर, कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन डीएल वेक्टर मतलब कि करंट एलिमेंट एंड दिस पॉइंट पी। ये जो डिस्टेंस है डीएल वेक्टर से पी पॉइंट तक की जो दूरी है, जो कि कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई फिक्स दूरी तो है नहीं, कोई कांस्टेंट तो है नहीं ये दूरी, कभी 1 मीटर होगी, 2 मीटर होगी, 10 मीटर होगी, कुछ भी हो सकती है। तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चार रिलेशनशिप्स इसने हमें दी, किसने, बायट-सवर्त के लॉ में। ठीक है, इनको नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं और अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये रिलेशनशिप्स आपको क्या है, याद रखनी है। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप्स आपको याद रखनी है। अब हम इनको क्या करेंगे, ऑन कंबाइनिंग ऑल फोर, इन चारों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिला, dB इज प्रोपोर्शनल टू, किस किस के साथ प्रोपोर्शनल था, एक तो I के साथ प्रोपोर्शनल था, करंट, करंट जो कि कंडक्टिंग वायर से फ्लो कर रहा है। एक DL के प्रोपोर्शनल था, DL क्या था, करंट एलिमेंट। एक प्रोपोर्शनल था साइन थीटा के, ये थीटा क्या था, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। कौन सा डिस्टेंस, करंट एलिमेंट की से, करंट एलिमेंट से पॉइंट पी की दूरी, जहां पर हम करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास में क्या आया, कुछ तो लगा, कुछ तो एक्सप्रेशन टाइप आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव किया और हमें क्या है, कांस्टेंट वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी। कांस्टेंट हमारा यहां पर क्या है, के, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के यहां पर हमारा क्या है, के यहां पर है हमारा प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये क्या है हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि जो बदलेगी नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कभी भी नहीं बदलेगी, क्योंकि डिपेंड करती है। ये के क्या है, डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहली चीज सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा, मतलब भाई एसआई सिस्टम में आप इसको देख रहे हैं या सीजीएस सिस्टम में आप इसको देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, बदलेगा। दूसरा क्या है, ये डिपेंड करेगा आपका मटेरियल मीडियम पे,
मटेरियल कहाँ पे लिखे हैं, मटेरियल ऑफ मीडियम। ठीक है, मतलब कि कौन सा मीडियम, किस मीडियम की बात कर रहे हैं, वो मीडियम कहां पर प्रेजेंट है, वो इस डीएल वेक्टर और इस पी पॉइंट के बीच में जो प्रेजेंट मीडियम है उसकी बात कर रहा है। तो उस मीडियम के अकॉर्डिंगली क्या होगी, इस के की वैल्यू बदल जाएगी। समझे, जैसे कि यहां पर क्या हो सकता है, वैक्यूम, एयर या कोई सॉलिड मीडियम प्रेजेंट हो सकता है, तो व्हाटएवर इट इज, तो मीडियम के अकॉर्डिंगली भी इसकी वैल्यू क्या है, बदलेगी। तो क्या कहा मैंने, हालांकि ये कांस्टेंट है, हालांकि ये कांस्टेंट है, लेकिन डिपेंड करता है, मतलब कि इसकी वैल्यू बदल भी सकती है। कब बदल सकती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंगली बदल सकती है, और मटेरियल मीडियम के अकॉर्डिंगली भी बदल सकती है। मीडियम कौन सा, जो कि इस करंट एलिमेंट और इस पी पॉइंट के बीच में जो यहाँ पर मीडियम प्रेजेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू क्या है वो देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, एक्चुअली क्या है कि बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी स्पेस की कमी है, इसीलिए हमें इसको बार बार रब करना पड़ रहा है। बट आप लिखते रहिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो वीडियो आपके पास में है ही, आप इस काम को लेटर ऑन कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलो, वीडियोस में यही फाइनल है। ठीक है, चलिए, तो इस k की वैल्यू क्या है, k इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर एम्पियर रेज टू द पावर माइनस 1। k किसके, k की वैल्यू क्या है, 10 रेज टू द पावर माइनस 7। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है, ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट इसकी अलग है, सारी चीजें हम देखेंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ देखेंगे, यूनिट्स को ड्राइव भी करेंगे एक दो बार, वो भी हमें सीखना होगा। तो k क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10। म्यू नॉट क्या है, यहां पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। भाई ये सुनते के साथ आपको कुछ याद आ गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद आ गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुरी यादें, अच्छी यादें सब याद आ गई होंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था, म्यू नॉट, वहां पर भी पढ़ा था, याद है, वहां पर भी आपने म्यू नॉट पढ़ा था, वहां पर बल्कि आपने म्यू नॉट नहीं एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, सॉरी, वहां पर आपने क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। के वहां पर भी था, और k क्या था, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक आपने पढ़ा था एप्सिलॉन। ये दो चीजें आपने पढ़ी थी, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, कहां पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पुरानी चीजों को याद रखा करो, भूला मत करो। तो एप्सिलॉन नॉट वहां पर क्या बोलते थे उसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, मतलब कि कितना कितना परमिट कर रहा है। ठीक है ना, आपका फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम जो है वो कितना परमिट कर रहा है, आपके क्या नाम है इसको, चार्जेस को कितना परमिट कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट के साथ साथ में म्यू भी हमारे साथ यहाँ पर क्या है, म्यू भी है, वो कहां पर यूज होगा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। हमने अभी कहा ना भाई, मीडियम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो स्पेस या वैक्यूम ही होगा। भाई स्पेस या वैक्यूम होगा तो म्यू नॉट, लेकिन अगर मटेरियल कुछ दूसरा मीडियम आ गया यहाँ पर, तो फिर हम क्या लिखेंगे, उसको म्यू लिखेंगे। म्यू क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि उसकी आगे चल करके हमें एक दो जगह रिक्वायरमेंट रहेगी। म्यू क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने क्या है ध्यान रखनी है, ये दोनों आपने क्या है ध्यान रखनी है। चलो, अब यहां तक की पिक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लेकिन अभी भी हम फॉर्मूला को, राइट-सावर्ट लॉ से जो फॉर्मूला हमें मिला उसके ऊपर अभी हम नहीं पहुंचे हैं, जस्ट पहुंचने वाले हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप आने वाला है, इसको मैं रब करता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आ गया था, वो क्या था आपका, dB इक्वल टू k
आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां पर हम क्या करेंगे, k की वैल्यू डाल देंगे जो क्या थी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, k की जगह हमने क्या डाल दिया, इसकी वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, k इसके इक्वल था। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। किस चीज के लिए आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ गया। किसके लिए आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो कि किसने प्रोड्यूस करा है, एक छोटे से करंट एलिमेंट ने, इस पूरे वायर का एक छोटा सा टुकड़ा डीएल वेक्टर, उस करंट एलिमेंट ने एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा है। कहां पर, पी पॉइंट पर, अपने से कुछ दूरी पर, पी पॉइंट पर। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई जो कि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 10 raised to the power -7 आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। चलो अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं। कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले आर से नीचे एक आर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, नीचे आर स्क्वायर। तो हमारे पास में वही फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ऊपर नीचे हमने दोनों जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि जो आपका डीबी है, जो आपका डीबी है, साइन थीटा से हमें क्या पता लग रहा है, डीएल आर साइन थीटा, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो डीबी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन या डायरेक्शन नहीं, हम इसको डायरेक्टली पहले लिखते हैं, डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। डीबी वेक्टर क्या है, वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, टू डीएल वेक्टर एंड डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आप देखें ना, ये जो बोर्ड है, ये प्लेन है, ये एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये आपका क्या है, डीएल वेक्टर, इसी प्लेन में क्या है आपका आर वेक्टर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर है कौन, आपका डीबी वेक्टर। मतलब कि या तो वो बाहर की तरफ आएगा जेड एक्सिस में, या फिर वो अंदर की तरफ जाएगा जेड एक्सिस के अंदर। तो क्या है, वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसके हैं, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है कौन, डीबी वेक्टर। मतलब कि जो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर हैं वो इस बोर्ड के प्लेन में लोकेटेड है, और उनके परपेंडिकुलर क्या है आपका डीबी वेक्टर, जो कि या तो जेड एक्सिस में बाहर की तरफ लोकेटेड होगा या फिर जेड एक्सिस में अंदर की तरफ, मतलब कि आउट ऑफ द बोर्ड या फिर इनटू द बोर्ड, यही होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूला को अपने लिख सकते हैं, बायट्स ओवर लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो ले लिया होगा, वैसे स्क्रीनशॉट से ज्यादा अच्छा है, मैं हर क्लास के अंदर बोलता हूं और बोलता भी रहूंगा कि आप लोग साथ साथ में लिखा करें, मेरे साथ साथ में क्या है, लिखते रहा करें। ठीक है, चलो उससे प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होती है। अब क्या हो गया हमारे पास है डीबी वेक्टर, ये हमें किस में लिखना है, ये हमें लिखना है वेक्टर फॉर्म में। किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, हाँ, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये क्या हो गया भाई, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है ना, यहां से हमें क्या पता लगा कि डीबी वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू डी, और वी कैन से दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और वी कैन आल्सो से दैट इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, उनके वो क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है डीबी वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना तो परपेंडिकुलर होगा। भाई आपने क्लास 11th के अंदर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो डोंट वरी, हम धीरे धीरे जो भी चीजें सामने आती रहेंगी उनको एक्सप्लेन करते रहेंगे, या फिर आप क्लास 11th की जो वीडियोस हैं मेरी, उनको जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी भी चीज के लिए डरना नहीं है भाई, चिंता नहीं करनी है।
ठीक है, बहुत टाइम दिया है हमने एक डेरिवेशन के लिए। क्यों दिया है? ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से वो बिल्कुल एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाए। गेटिंग? कभी किसी तरह के क्वेश्चन में आप एटलीस्ट इस डेरिवेशन की वजह से ना फंसो। तो जो भी डेरिवेशन हम करेंगे उसके ऊपर हम क्या करेंगे? टाइम इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज उसी से हमारा रिजल्ट बन करके निकलेगा। चलो, अब ये हमें क्लियर हो गया। तो इसकी जो डायरेक्शन है, हमने कहा था कि इट इज परपेंडिकुलर। अब इसे फाइंड कैसे करें डायरेक्शन को? इस डायरेक्शन को फाइंड कैसे करें? तो हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या है? डायरेक्शन के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या है राइट हैंड स्क्रू रूल? आप एक राइट हैंड में अपना स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इसको पी पॉइंट पर रख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, पी पॉइंट पर रख दीजिए। आपके घर पे स्क्रू ड्राइवर होगा, आप करके देख सकते हैं। पी पॉइंट पर रखिए और डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ उसको क्या करिए? रोटेट करिए। किधर से किधर? फिर से ध्यान से सुनो। डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। डीएल वेक्टर से, ये डीएल वेक्टर है ना, ये देखो ये डीएल वेक्टर है। तो डीएल वेक्टर से किधर की तरफ इसको रोटेट करो? आर वेक्टर की तरफ। किधर की तरफ रोटेट करो? किधर की तरफ रोटेट करो? आर वेक्टर की तरफ इसको रोटेट करो। पी पॉइंट पर इसको रख लो और डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ इसको रोटेट करना शुरू करो। चलो, ये काम हमने शुरू। तो यहां पर हमें क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या देखने को मिलता है कि आपका जो स्क्रू होगा, स्क्रू ड्राइवर से जिस स्क्रू को हम ऑपरेट कर रहे होंगे, वो स्क्रू आपका किधर की तरफ मूव करेगा? इनटू द बोर्ड, इनटू द प्लेन। और अगर हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चलाना शुरू करेंगे तो ये किधर आएगा? आउट ऑफ द प्लेन। किधर आएगा? आउट ऑफ द प्लेन। तो इस पी पॉइंट पे रख के जब मैं राइट हैंड स्क्रू रूल लगाता हूं और डी वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ इस स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करता हूं या फिर स्क्रू को रोटेट करता हूं, तो मेरा स्क्रू किधर की तरफ मूव करता है? इनटू द प्लेन। या मेरा स्क्रू ड्राइवर की तरफ मूव करता है? इनटू द प्लेन। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर क्या है? इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और प्लेन ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द टेबल, विच एवर प्लेन इट इज, मतलब जिस भी प्लेन में डीएल वेक्टर और आर वेक्टर लोकेटेड है। तो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जाएगा तो उसको मैं डिनोट किससे करूंगा? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से। और अगर वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा तो मैं उसको किससे डिनोट करूंगा? डॉट मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, डॉट माने क्या? बाहर की तरफ आ रहा है, भी आ रहा था ना बाहर की तरफ। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चला रहे थे तो किधर आ रहा था? बाहर की तरफ आ रहा था। और अगर हम इसे क्लॉकवाइज चला रहे थे तो किधर जा रहा था? बोर्ड के अंदर जा रहा था। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है और आपका डॉट मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहा है? कि ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन कोई भी केस है, चाहे अंदर जा रहा है चाहे ये बाहर आ रहा है, चाहे ये अंदर जा रहा है चाहे फिर ये बाहर आ रहा है, दोनों ही केसेस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये दोनों तो इस प्लेन में लोकेटेड है और ये क्या है? ये इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर हो गया ना दोनों के। समझ में आ गया ना बात? ठीक है, चलो। तो ये हमें क्या मिल गई भाई? पूरी डेरिवेशन मिल गई। एक बार फिर से बायट सॉर्ट लॉ को यहां पर लिख देते हैं। बायट सॉर्ट लॉ एक बार फिर से लिख देते हैं। क्या था अपना? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, डरने की कोई जरूरत नहीं है इससे। 10⁻⁻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 ⁻
कंडक्टिंग वायर से फ्लो हो रहा है। डीएल क्या है, डीएल अपना करंट एलिमेंट है। साइन थीटा अपना क्या है, एंगल है किसके बीच, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। और आर क्या है, आर आपका डिस्टेंस है डीएल वेक्टर से उस पॉइंट पी तक की दूरी, उसी को हमने क्या बोला है, आर बोला है। तो आराम से हम यहां से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा आगे क्या आता है, एक बार इसकी एसआई यूनिट और फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, और उसके बाद में फिर इस लेक्चर को हम यहीं पर ही क्या पूर्ण विराम लगा देंगे और आगे नए टॉपिक्स नए लेक्चर में शुरू करेंगे। चलो तो इसकी क्या है, हमें क्या फाइंड करनी है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक
फील्ड। चलो क्या है ऐसे, ऐसा मान लीजिए सपोज आई जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर से वो कितना है, यूनिट एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यूनिट करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। डीएल जो कि करंट एलिमेंट है उसकी लेंथ क्या है, यूनिट लेंथ है, मतलब कि 1 मीटर। आर जो कि डीएल से पी पॉइंट की दूरी है वो भी कितनी है, यूनिट डिस्टेंस पर रखा हुआ है 1 मीटर पे। और आपका जो थीटा है, थीटा कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। और दूसरा आपका क्या बचा, ये आपका बचा के क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये तो कांस्टेंट है, ये तो फॉर अ गिवन मीडियम क्या है, फॉर अ गिवन मीडियम तो ये कांस्टेंट है, अगर मीडियम बदलेगा तो देखेंगे तब ये बदलेगा, लेकिन अभी तो क्या है फॉर अ गिवन मीडियम ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारी वैल्यूज हम अपने बायट-सवर्ट लॉ के अंदर रखते हैं। पुट these values in बायट-सवर्ट लॉ। जो इक्वेशन हमें मिली है, क्या मिली है, dB इक्वल टू ये क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगी भाई, आई की वैल्यू क्या होगी 1, फिर आपका डीएल कितना हो गया 1, साइन थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, वो भी हो गया 1, और नीचे भी क्या हो गया आर भी 1 का स्क्वायर, 1 से 1 सब कुछ खत्म। बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास बचा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपना क्या था, म्यू नॉट अपना था, देखिए म्यू नॉट अपना क्या था 10 रेज़ टू द पावर -7 इनटू 4 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आ गया 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई आपकी टेस्ला। डीबी तो ये छोटा सा, ये डीएल वेक्टर ने जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पर क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, कब, जब आपका करंट 1 एम्पियर है, यूनिट लेंथ है आपकी करंट एलिमेंट की, और यूनिट डिस्टेंस है करंट एलिमेंट और पी पॉइंट के बीच, थीटा आपका 90 डिग्री है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है जो कि 1 है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला, ठीक है ना। ये इसकी क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट रहने वाली है। चलो, तो पूरी उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, और जैसा कि हमारे मन में अक्सर एक डर बन जाता है कि भाई क्लास 12th की फिजिक्स, क्लास 11th की फिजिक्स, उस डर को खत्म करना हमारा क्या है प्राइम टारगेट रहने वाला है, ठीक है ना। मेरा यही टारगेट रहेगा, और आप लोग मेरे साथ में इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और अल्टीमेटली अपने इस डर के ऊपर क्या है काबू पा लेंगे, ठीक है ना। जैसे वो आता है ना कमर्शियल के अंदर, डर के आगे ही जीत है, तो डर के आगे ही जीत है, ठीक है ना। लेकिन वो डर कैसे खत्म होगा, वो ऐसे खत्म नहीं होगा, क्वांटिटी से खत्म नहीं होगा, क्वालिटी वर्क से खत्म होगा। मतलब जल्दी नहीं करना सब कुछ, हमें क्या करना है, हमें टाइम लेना है, चीजों को आराम से धीरे धीरे सीखना है। आज टाइम इन्वेस्ट करिए, कल आपको रिटर्न मिलेगा, समझे। आज टाइम इन्वेस्ट करिए, कल आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अ गुड रिजल्ट इन बोर्ड एग्जाम। साथ ही साथ में देखिए, अगर डेरिवेशंस के ऊपर आप इतना टाइम अगर लगा रहे हैं आज, तो कल अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जेई की प्रिपरेशन करते हैं, या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप बोलते हैं ना, सब टीचर्स बोलते हैं कि भाई बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए, फिर ये स्टूडेंट किसी भी तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस ऐसे होती है, समझे, वो कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस ऐसे आती है, वो कमांड हमें गेन करनी है, वो इस तरह से गेन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब ज्यादा बातें ना करते हुए आप भी रेस्ट करो, वीडियो को यहीं पर ही क्या है खत्म कर देते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मिलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहने वाला है वो भी मैं पहले ही बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर अपना रहेगा, हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट सम डिस्टेंस एट अ पॉइंट P। इसी तरह से पॉइंट P लेंगे, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां प्रोड्यूस करेगा, ये हम फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं इस टॉपिक के साथ में।
और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी अभी भी रह गई है, कोई डाउट रह गया, तो प्लीज मुझे सॉरी नॉट मैसेज, आप नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी क्वेरीज या फिर डाउट्स डाल सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।